प्यारे बच्चों, आई एम अनिल कुमार शर्मा, योर हिस्ट्री टीचर। आज आपको इतिहास के अंदर विद्रोह और राज और 1857 के विद्रोह के प्रमुख व्याख्यान इनके बारे में देखिए। 1857 के अंदर हमारे देश में जो विद्रोह हुआ था वो क्यों हुआ? वो विद्रोह किसी एक कारण को लेकर के नहीं हुआ था, उसके पीछे अनेक कारण काम कर रहे थे और उन सभी कारणों के पीछे अंग्रेजों की गलत नीतियां जिम्मेदार थी। इस पाठ के अंदर हम इस विद्रोह से संबंधित कारण, उनकी घटनाएं, परिणाम इत्यादि का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम विद्रोह के लिए कारण कौन कौन से उत्तरदायी थे? देखिए, हम किसी एक कारण को विद्रोह का उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके पीछे अंग्रेजों की गलत नीतियां काम कर रही थी। उन नीतियों के पीछे अनेक ऐसे कारण छिपे हुए थे जिससे भारतीय जनता के मन में आक्रोश पनपा हुआ था और वो आक्रोश चिंगारी बनने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए कुछ समय तलाशा जा रहा था। अब वो कारण क्या थे, इन सब का क्रम वाइज नंबर अनुसार हम विस्तार करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सैनिक कारण। देखिए, सैनिक कारणों के अंदर अंग्रेज जो थे वो भारतीय सैनिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। परेड के समय उन्हें जंगली, सुअर, कुत्ता, इंडियन डॉग आदि कह करके बुलाते थे, जिससे सैनिकों के अंदर घोर निराशा छाई। इतना ही नहीं, एक अंग्रेज सैनिक और भारतीय सैनिक के वेतन में भी फर्क था। भारतीय सैनिक को अंग्रेज सैनिक की तुलना में कम वेतन मिलता था। ऐसी स्थिति में सैनिक अंग्रेजों के रुष्ट थे। सैनिकों को समुद्र पार करने भेज देते थे, जिन्हें वे अपने धर्म के खिलाफ समझते थे। तो सैनिकों के अंदर एक नहीं कई कारणों से आक्रोश व्यापक था। अब लेते हैं राजनीतिक कारण। क्योंकि राजनीतिक कारण भी अनेक थे। विस्तार की अंग्रेजों ने सहायक संधि के माध्यम से अनेक देशी राजाओं को अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 ईस्वी में चलाई थी। इस संधि के अनुसार प्रत्येक भारतीय नरेश को या राजा अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होता था और उसकी सहमति से, उसकी इच्छा से अपने राज्य को संचालन करना होता था। भारतीय नरेश इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। दूसरी विशेषता उसकी ये थी कि सहायक संधि के अनुसार प्रत्येक देशी राजा को अपने राज दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा। जो अंग्रेज रेजिडेंट था वो उसकी गतिविधियों पर निगाह रखता था और गवर्नर को विशेष रिपोर्ट देता था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नरेश को अपनी सेना, अपने दरबार एक सेना रखी गई होगी, उसे प्रत्येक भारतीय को अपने दरबार में रखना होता था और उस सेना का खर्चा भी वो भारतीय नरेश ही वहन करता था। इतना ही नहीं, भारतीय नरेशों को अंग्रेजों को साल में निश्चित लगान भी देनी पड़ती थी, भू राजस्व भी देना पड़ता था और भू राजस्व ना देने की स्थिति में उसके राज्य को अपने राज्य में मिला दिया जाता था। अर्थात ये नीतियां राज्य का विस्तार करने की थी, जो भारतीय नरेशों ने पसंद नहीं की और कई नरेशों ने अपने राज्य भी इस नीति के अंतर्गत गंवा दिए। दूसरा है विलय की नीति। विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने चलाई।
अपने साम्राज्य में मिला रहे थे और उसे पुत्र गोद लेने की आज्ञा नहीं थी। ऐसी स्थिति में भारतीय नरेश अपनी सत्ता गंवा बैठे थे। फिलहाल के लिए रानी लक्ष्मीबाई को पुत्र गोद लेने की आज्ञा दे दी गई और उनके साम्राज्य झांसी को 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया गया। भाई पेंशनरों की पेंशन बंद कर देना। अंग्रेज जिस भारतीय राजा को या नरेश जिसका साम्राज्य वे अपने राज्य में लाते थे पेंशन देते थे, अंग्रेजों ने उनकी पेंशनों को बंद कर दिया। नाना साहिब को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलती थी। नाना साहिब बालाजी बाजीराव द्वितीय के जब तक पुत्र थे, गोद ले गए पुत्र, अंग्रेजों ने उसे पेशवा मानने से इनकार कर दिया और उनकी पेंशन बंद कर दी, जिस कारण से नाना साहिब भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो ऐसी अनेक नीतियां थी राजनीतिक जो राजाओं को निराश कर देती थी और वो राजा किसी अवसर की तलाश में थे कि कब संगठित होकर के इकट्ठा होकर के विद्रोह किया जाए। अब आता है भाई आर्थिक काल। देखिए आर्थिक कालों में सर्वप्रथम भारत का आर्थिक शोषण। अंग्रेज भारत का आर्थिक रूप से शोषण कर रहे थे। वे यहाँ का कच्चा माल ले जाकर के इंग्लैंड के अंदर मशीनों से बना हुआ उत्पादित माल ला करके यहाँ बेचते थे। अब मशीनों से बना हुआ माल बढ़िया और सस्ता होता था, जिसे भारतीय जनता आसानी से खरीद लेती थी। परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ जो दस्तकार थे, शिल्पकार, जो हाथ से काम करते थे, कपड़ा बुनने वाले थे, वे लोग बेकार हो गए, उनका रोजगार छिन गया। ऐसी स्थिति में जिन लोगों का रोजगार व्यवसाय छिन जाता है, वे लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ होते चले गए। अकाल और भूखमरी, देश के अनेक क्षेत्रों में उस समय अकाल पड़ गया, अनाज पैदा नहीं हुआ और भूखमरी की स्थिति नौबत आ गई। जब वो ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी थे वो जबरदस्ती जबरन लगान वसूलने लगे। जनता की सहायता करने की बजाय उनसे जबरदस्ती लगान वसूल रहे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ होती चली गई। बेरोजगारी का बढ़ना, बेरोजगारी इतने व्यापक स्तर पर होगी क्योंकि लोगों का दस्तकारी का काम छिन गया था, लोग भूखे मरने लगे। ब्रिटिश सरकार ने रोजगार को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। इन कारणों से हमारे बेरोजगार भाई भी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ होते चले। अब आता है सामाजिक काल। देखिए सामाजिक काल था कि ये अंग्रेजों ने हमारी जो पुरानी प्रथाएं थी, सामाजिक प्रथाएं थी, उन पर प्रतिबंध लगाए। जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह था, ऐसी प्रथाएं को उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया, विधवाओं को पुनर्विवाह की आज्ञा दी। तो भारतीय जनता इन प्रथाओं को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि कुछ रूढ़िवादी इन पे चलना ही चाहते थे। उन लोगों ने इन प्रथाओं को बंद करना पसंद नहीं किया और वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गए। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ भारतीय शिक्षा जो भाषाएं थी उनके स्थान पे अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दिया, ताकि देश के अंदर अंग्रेजी पढ़ करके कंपनी का काम करने के लिए सस्ते किल्लत या सस्ते मजदूर उपलब्ध हो गए। ऐसी स्थिति में भारतीयों ने इन सब बातों का विरोध किया। ईसाई धर्म का प्रचार, हिंदुस्तान में अनेक ईसाई मिशनरियां आ गई थी जिन्होंने यहाँ पर आकर के अपने धर्म का प्रचार आरंभ कर दिया और अपने धर्म को अत्यधिक बढ़ावा दिया। जबरदस्ती यहाँ लोगों को ईसाई बनाया जाने लगा, जिस कारण भारतीय धर्मशास्त्रों ने इनका डट के विरोध किया।
उत्तराधिकार नियम में संशोधन, अंग्रेजों ने भारत में उत्तराधिकार अधिनियम उसमें बदलाव कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि ईसाई धर्म ग्रहण करने वाला अपनी पैतृक संपत्ति में भी जायदाद का हिस्सेदार होगा, जिसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। फूट डालो राज करो की नीति, अंग्रेजों ने भारतीय समाज में हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालो राज करो की नीति का सिद्धांत अपनाया। इसे भारतीय जनता ने स्वीकार नहीं किया। ये कुछ ऐसे सामाजिक कारण थे जिससे देश के सभी लोग दुखी हो गए थे और सारे एक मंच पर इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने 31 मई 1857 की तारीख इस विद्रोह के लिए निश्चित कि सभी राजा, सभी नरेश अपने अपने क्षेत्रों में, अपनी अपनी रियासतों में 31 मई को सुबह एक साथ विद्रोह करेंगे। लेकिन कुछ घटना ऐसी घटी जिससे ये विद्रोह समय से पहले आरंभ हो गया। इसे हम तत्कालीन कांड कहते हैं। वो ये था कि अंग्रेजों ने सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस दिए। उन चर्बी वाले कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से काटना होता था। सैनिकों के अंदर ये भावना पैदा हो गई कि चर्बी वाले कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। हिंदू गाय को पूजता है, गाय हिंदुओं की पूजनीय है, जबकि मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाता है। ऐसी स्थिति में दोनों धर्म के लोगों ने ये महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार हमारे धर्म को नष्ट करना चाहती है। मेरठ की छावनी में सबसे पहले मंगल पांडे नामक सैनिक चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया और अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी। इसके फलस्वरूप ये विद्रोह वहीं से मेरठ की छावनी से ही आरंभ हो गया। ये और धीरे 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 देश के भागों में फैल गया। ये इस विद्रोह के कुछ कारण थे जिससे ये विद्रोह शुरू हुआ। अब विद्रोह के दौरान क्या घटनाएं हुई, क्या क्या हुआ किन किन क्षेत्रों में, किस क्षेत्र में विद्रोह कैसा रहा, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। सर्वप्रथम घटनाओं में देखें दिल्ली को। देखिए, जब विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से आरंभ हुआ तो 11 मई 1857 को विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने लाल किले के अंदर बहादुर शाह जफर से भेंट। सभी शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन करते हुए वे सिंहासन पर जा पहुंचे और बहादुर शाह जफर से विद्रोह का नेतृत्व करने की अपील की। सैनिकों से घिरे हुए बहादुर शाह ने शक्तिहीन होते हुए भी अनमने भाव से यानी मरे मन से उनका नेतृत्व स्वीकार किया। ऐसा ही विद्रोहियों ने अन्य क्षेत्रों में भी किया। अब विद्रोही ऐसा क्यों कर रहे थे, उनका भी एक कारण था, क्योंकि विद्रोही ये जानते थे कि जब तक विद्रोह राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा, राजाओं की सपोर्ट नहीं मिलेगी, तब तक आम जनता इस विद्रोह में शामिल नहीं होगी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बहादुर शाह पुराने जो भी शासक थे उनसे विद्रोह की बागडोर संभालने का आग्रह किया। अब दिल्ली के ऊपर विद्रोहियों ने कब्जा किया। उसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया गया और बागडोर पूर्ण रूप से उनके हाथों में सौंप दी गई। अब आता है अवध। अवध है लखनऊ का क्षेत्र कि वहां विद्रोह इतना व्यापक स्तर पर क्यों फैला। सर्वप्रथम तो अवध जो था एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। उसकी उपजाऊ धरती के ऊपर अंग्रेजों की हमेशा निगाह रहती थी और वे उस पर कब्जा करना चाहते थे। डलहौजी ने तो ये भी कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आके जरूर गिरेगा। लेकिन अवध का नवाब वाजिद अली शाह अपनी जनता में बड़ा लोकप्रिय था।
जनता वाजिद अली खां पे बड़ा प्रेम करती थी। अंग्रेजों ने उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके कलकत्ता निर्वासित कर दिया। जनता उसके पीछे पीछे गई, रोती बिलखती हुई, लेकिन अंग्रेजों ने उसे जाके कलकत्ता किले में कैद कर दिया। अब उनकी पत्नी बेगम हजरत महल में थी, अपने लखनऊ अपने अवध को छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने अवध की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए और अंग्रेजों का डट के मुकाबला करने लगे। उधर तालुकदार और जमींदार ये भी अंग्रेजों के खिलाफ थे, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त के कारण अंग्रेजों ने तालुकदारों से जमीन छीन ली थी। जमींदारों की सैनिक टुकड़ियां भंग कर दी थी। जमींदार अब शक्तिहीन हो गए थे, उन्हें न न्याय करने का अधिकार था, न उन्हें सेना रखने का अधिकार था। ऐसी स्थिति में तालुकदारों जमींदारों ने भी ब्रिटिश सत्ता का डट करके विरोध किया। अब जमींदारों के साथ साथ किसानों का विरोध। देखिए, किसान भी, हालांकि अंग्रेजों ने किसानों को जमीन दे दी थी, फिर भी वो किसान उनका विरोध कर रहे थे। वजह थी ऊंची भू राजस्व कि राजस्व की दर बड़ी ऊंची थी, जिसे सख्ती से वसूल किया जाता था। मुसीबत के समय भी लगान नहीं छोड़ते थे अंग्रेज। जबकि जो पुराने जमींदार थे वो बेशक से किसानों से बेगार रहते थे, लेकिन वो मुसीबत के समय किसानों की सहायता भी करते थे। तो किसान अपनी पुरानी परंपरा को ही वापस लाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिस कारण अवध के अंदर ये विद्रोह बड़े व्यापक रूप में फैला। अब आता है कानपुर। देखिए, बालाजी बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहिब थे, जिन्होंने कानपुर के अंदर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। क्योंकि नाना साहिब के अंग्रेजों ने पेंसिल बंद कर दी थी, जैसा मैंने आपको बताया, जिस कारण से वो भी अंग्रेजों के खिलाफ थे। झांसी में विद्रोह की बागडोर महारानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की पत्नी ने संभाली, क्योंकि अंग्रेजों ने झांसी की रानी पुत्र गोद देने की आज्ञा नहीं दी थी और झांसी को अपने राज्य में ला दिया था, जिस कारण से रानी अंग्रेजों से रुष्ट थी और झांसी को छोड़ना नहीं चाहती। ऐसी स्थिति में लक्ष्मीबाई ने सेना का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया और अंत में ग्वालियर के पास वीर गति को प्राप्त किया। रानी बड़ी बहादुर थी, जीते भी अंग्रेज से स्पर्श नहीं कर सके। जैसा कि रानी ने कह भी रखा था कि अंग्रेज मुझे जीते की हाथ नहीं डाल सकते, मरने के बाद चाहे कुछ शुभ। अंग्रेज इतिहासकारों ने भी अपनी पुस्तकों में लिखा है कि अगर विद्रोहियों में कोई सबसे अधिक शक्तिशाली थी तो महारानी लक्ष्मीबाई थी, जो निर्भीक होकर लड़ती थी, दोनों हाथों से तलवार चलाती थी, मुंह में घोड़े की लगाम बनाती थी। झांसी के बाद पहुंचते हैं हम बिहार। बिहार में जगदीशपुर रियासत के एक किसान जमींदार कंवर सिंह विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे, जिनकी उम्र उस समय 80 वर्ष की थी। इतनी वृद्ध अवस्था में होते हुए भी बूढ़े शेर की भांति वो अंग्रेजों को लाकर चले चला रहे थे। अब विद्रोह का हरियाणा में देखते हैं। हरियाणा के अंदर रेवाड़ी के राव द्वारा, नाहरगढ़ के राजा बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, फर्रुखनगर के गैसुद्दीन तुगलक, अनेक ऐसे महान योद्धा थे जो इस विद्रोह में अपनी सरकार को टक्कर दे रहे थे। रेवाड़ी के राव द्वारा, जिनका जन्म 1825 में रामपुरा रियासत में हुआ था, उन्होंने 16 नवंबर 1857 को नागौर के पास नसीबपुर की धरती के अंदर ब्रिटिश सरकार से जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन उनकी पराजय हुई। वे राजस्थान में चले गए, राजपूत शासकों की सहायता मांगी। तत्पश्चात विदेश अफगानिस्तान गए, ईरान गए, वहां के शासकों से सहयोग मांगा, लेकिन दुर्भाग्य से 23 सितंबर 1863 को उनकी काबू में मृत्यु हो गई। अनेक क्षेत्रों के अंदर
ये विद्रोह बड़े व्यापक स्तर पर है, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर विद्रोह होते हुए भी भारतीय असफल क्यों हुए, ये विद्रोह असफल क्यों हुआ, इनके कारणों के ऊपर विद्रोह करना अनिवार्य है। सर्वप्रथम कारण है कि विद्रोह समय से पहले आरंभ हुआ। देखिए, विद्रोह के लिए 31 मई 1857 की तारीख निश्चित की गई थी, लेकिन चलने वाले कारतूसों की घटना ने इस विद्रोह को 10 मई को ही आरंभ कर दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि पूरे देश में विद्रोह एक साथ नहीं फैला, और एक साथ नहीं फैलने के कारण अंग्रेज इसको दबाने में सफल हो गए। दूसरा प्रमुख कारण है उद्देश्य कि भारतीय सेना जो थी उनका उद्देश्य एक नहीं था। कुछ लोग अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, कुछ राजा अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे, कुछ पुत्र को देने की हत्या के लिए लड़ रहे थे। अगर विद्रोहियों में सभी का उद्देश्य एक होता है, देश को स्वतंत्र कराना, तो हो सकता है कि 1857 में ही स्वतंत्र हो जाए। तीसरा में संगठन का भाव था। देखिए, विद्रोहियों के पास ना कोई संगठन नहीं था। विभिन्न राजाओं की सेना थी जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखती थी, और विभिन्न क्षेत्रों से संबंध होने के कारण उनके युद्ध करने की पद्धति तरीके भी भिन्न भिन्न थे। कोई गुरिल्ला युद्ध में माहिर था, कोई छापा मार में था, कोई मैदानी युद्ध में लड़ने का माहिर था, तो कोई पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने का। कहने का तात्पर्य कि उनके जो संगठन था वो विभिन्न तरह से बटा हुआ था, और संगठित न होने के कारण उनकी हार संभावित थी। इसके बाद आता है भाई हथियारों। देखिए, विद्रोहियों के पास अपने पुराने परंपरागत हथियार थे। तीर, कमान, बर्छी, भाले, तलवार इत्यादि का प्रयोग कर रहे थे, जबकि इसके विपरीत अंग्रेजों के पास आधुनिक राइफलें, बंदूक, गोला बारूद आदि मौजूद थे, जिनकी सहायता से उन्होंने विद्रोह को बड़ी आसानी से दबा दिया। इसके बाद आता है भाई पूंजी। देखिए, अंग्रेजों के पास धन का अभाव नहीं था। उन्हें इंग्लैंड की महारानी से पूर्ण रूप से धन की सहायता मिल रही थी, पैसे मिल रहे थे, जबकि भारतीय नरेशों के पास पूंजी का अभाव था। उनके पास धन जितनी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं था, जिस कारण विद्रोह असफलता की ओर गया। यातायात और संचार के साधनों पर अंग्रेजों का अधिकार है। हमारे यहाँ उस समय रेल सेवा आरंभ होगी थी, डाक सेवा आरंभ होगी, दार सेवा आरंभ होगी थी। इन सभी सेवाओं के ऊपर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार था। भारतीय नरेश के पास ये सुविधाएं नहीं थी। सेना को एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजना, सेना के लिए हथियार भेजना, सेना के लिए खाद्य सामग्री भेजना, रेल होने के कारण अंग्रेज बड़ी आसानी से भेज देते थे। लेकिन भारतीय नरेशों के पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण भारतीय नरेशों की हार। अब आता है क्रांति का परिणाम क्या होगा। देखिए, क्रांति के कुछ दीर्घकालिक परिणाम निकले। सर्वप्रथम परिणाम तो यही निकला कि भारत की राजसत्ता कंपनी के हाथों से निकलकर इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चली गई। अर्थात अब गवर्नर जनरल के पद समाप्त हो गए, उनके स्थान पर वायसराय के पद आ गए। वायसराय मतलब महारानी का पद चली। वो भारत पे सीधे तौर पर शासन करने लगी, और भारत के लिए नियम, कायदे, कानून कंपनी नए बना के ब्रिटिश संसद बनाने लगी, और इंग्लैंड की संसद से ये कानून बनके भारत में आ गए। प्रेस के प्रति भारतीय प्रेस के ऊपर ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि प्रेस के माध्यम से ही राष्ट्रवादी विचारधाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाती थी। तो अंग्रेजों ने प्रेस पे प्रतिबंध लगा करके भारतीय प्रेस बंद करने का प्रयास किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीयों के विचार आम जनता तक न पहुंच सके।
तीसरा परिवर्तन ने किया कि भाई भारतीय सेना के अंदर जो सेना केंद्र के पास उसमें भारतीयों की संख्या घटा करके यूरोपियों की संख्या बढ़ी। क्यों? क्योंकि सैनिकों ने विद्रोह किया था, तो उनके मन में यह आया कि सैनिक फिर विद्रोह ना करते तो इनको हटाया जाए और यूरोप के सैनिकों की संख्या इस सेना में बढ़ा दी जाए। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रभाव कह सकते हो, परिणाम कह सकते हैं हम इस विद्रोह के निकले। अब आता है क्या विद्रोह का स्वरूप था, कैसा था ये विद्रोह? देखिए, अंग्रेज इतिहासकार और भारतीय इतिहासकारों का इस विद्रोह को लेकर के अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है। अंग्रेज इतिहासकार ये कहते हैं कि ये केवल एक सैनिक विद्रोह था, जो कि सैनिकों की अपनी कुछ मांगों को लेकर के था और सैनिकों ने ही इसमें सर्वप्रथम विद्रोह किया। आम जनता ने विद्रोह में कोई रुचि नहीं ली, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। राजा लोग थोड़े बहुत शामिल हुए, वो भी सैनिकों की जबरदस्ती करने के कारण। ऐसा अंग्रेज इतिहासकारों का मानना है। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि भी ईसाई और हिंदू मुसलमान, ईसाई और भारतीयों के बीच एक संघर्ष था, कुछ नहीं था। अंग्रेज ईसाई धर्म का फैलाव करना चाहते थे, भारतीय उससे दुखी थे, जिस कारण उन्होंने विद्रोह आरंभ किया, कुछ ये कहते हैं। लेकिन भारतीय इतिहासकार इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संग्राम मानते हैं। वो कहते हैं बेशक ये विद्रोह सफल हुआ, लेकिन ये विद्रोह लोगों के मन में राष्ट्रवाद के बीज हो गया, लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई और लोगों ने अंग्रेजों को खाद फेंकने का संकल्प ले लिया। बेशक ये विद्रोह दब गया, लेकिन इसकी राख में चिंगारी दबी हुई थी, तो किसी भी समय शोला उनके भड़क सकती थी, और जैसा बाद में हुआ। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि चाहे ये विद्रोह केवल उत्तरी भारत में था, दक्षिण भारत में सक्रिय नहीं हुआ, उत्तरी भारत के ही लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन कोई भी स्थिति नहीं हो, लेकिन ये आजादी के लिए लड़ा गया एक संघर्ष जरूर था, जो कि अंग्रेजों को हिला के रख गया था। अब प्रश्न उठता है कि भी इसके अंदर अफवाह भविष्यवाणी कहां तक काम करती है? देखिए, अफवाह और भविष्यवाणी तभी कार्य करती है जब लोगों का उसके प्रति विश्वास बढ़ जाता है। कुछ ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि अंग्रेज आटे के अंदर पशुओं की हड्डी का चूरा मिला और ये चूरा धर्म को भ्रष्ट करने के लिए मिलाया जाता है। तो सैनिकों ने उस भोजन को खाने से इनकार किया, उस रोटी को खाने से मना किया और अंग्रेजों का विरोध कायम रखा। चर्बी वाले कारतूस की इस चीज का एक परिणाम थे कि उसके ऊपर भी गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। लोगों को कौन विश्वास हो गया कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भी आ रही थी कि ब्रिटिश शासन अपने 100 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा। अब उनके 100 वर्ष होने वाले, भाग जाएंगे यहाँ से अपने आप सुन। लोगों के अंदर ऐसी विचारधाराएं होती, लेकिन ये तभी पनपती है जब लोगों का इनके प्रति विश्वास होता है। तभी ये भावनाएं, भविष्यवाणियां, आकांक्षाएं, अफवाहें तभी जो है विद्रोह के रूप में उठ के बाहर आती है। अब आता है कि क्या सैनिक संगठित होकर काम कर रहे थे? हाँ, सैनिक संगठित होकर ही काम कर रहे थे। सैनिकों का नेटवर्क बड़ा मजबूत था। सैनिक ये देख रहे थे कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं। कई जगह ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि सैनिकों की रात के समय गुप्त रूप से बैठकें होती थी और उन बैठकों के अंदर वो निर्णय करते थे, आगामी रणनीति बनाते थे कि हमें आगे क्या करना है, किस प्रकार से अंग्रेजी सेना को भगाना है, किस प्रकार से भारत को एक करना है। और उन्होंने विद्रोहियों में एकता कायम करने का प्रयास किया। बहादुर शाह जफर की अपीलों में रहीम और महावीर दोनों की दुहाई की गई। हर राजा की अपील के अंदर ईश्वर को एक बताते हुए अल्लाह और ईश्वर में कोई भेद नहीं दिया गया। मुसलमानों और हिंदुओं को एक बताते हुए मिलकर के काम करने का प्रयास किया। क्यों?
क्योंकि हिंदू और मुसलमान में फूट नहीं पड़े, ये एक होकर लड़े ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, ऐसी लोगों में भावनाएं भरी गई। तो हम कह सकते हैं कि सैनिक जो थे उनका नेटवर्क बड़ा मजबूत था और वो दृढ़ शक्ति रखते हुए हिंदू मुसलमानों की एकता के ऊपर बल देते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अपना प्रयास भरसक प्रयास किया। अब ध्यान प्रश्न उठता है कि कुछ इसके अंदर ऐसे नेता भी थे जैसे मौलवी अहमदुल्ला, उनका वर्णन बड़ा जरूरी है कि मौलवी अहमदुल्ला एक संत फकीर की भांति जितना जीवन जीते थे। वो सूफी संप्रदाय में विश्वास करते थे। लोग उन्हें पैगंबर का प्रतिनिधि मानते थे और पैगंबर का प्रतिनिधि होने के नाते उनकी हर बात में पूर्ण विश्वास करते थे। जब वो चलते थे तो पालकी के ऊपर बैठते थे। उनके पीछे पीछे लोग हजारों की संख्या में गुणगान करते, ढोल नगाड़े पीटते हुए जाते थे। यानी उनकी छवि जो थी उत्तम कोटि की, एक पैगंबर के रूप में ईश्वरी के समान एक छवि थी। उनका लोग बड़ा आदर करते थे। उन्होंने भी इस आंदोलन में भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रेरित किया और एकजुट होने का जो है प्रेरणा दी। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया, नजरबंद कर दिया, उनकी हत्या कर दी, लेकिन उनके अनुयायी, उनके शिष्यों ने हार नहीं मानी और ब्रिटिश सेना का दब के मुकाबला करते रहे। इसके साथ साथ इस विद्रोह के अंदर हमने देखा कि अनेक दृष्टिकोण हमारे सामने आए। अब कुछ चित्र और प्रतीक हैं, कुछ साहित्य है जिसमें भी हम आपको, जिससे लोगों के अंदर काफी प्रेरणा मिलती है। जिसमें रानी लक्ष्मीबाई को घोड़े के ऊपर सवार, पुत्र को पीठ पे बांधा हुआ, दोनों हाथों में तलवार, मुंह में लगाम लिए हुए एक वीरांगना की भांति प्रदर्शित किया गया है, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहें और समाज का मार्गदर्शन करती रहें और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ऐसा प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां जो आज भी हमारे अंदर राष्ट्रवाद के विचारों को भर देती हैं, वो इस हर बच्चे की याद है कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदे लो हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसा साहित्य भी जो लिखा हुआ है वो भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। तो चित्रों का, साहित्य का, संगीत का भी जो है आने वाले समय में लोगों के लिए बड़ा महत्व था और आज भी उनके माध्यम से हम राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर के देशभक्ति की भावना में रंगे रहते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रश्न बता रहा हूं जो आपको करते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न आप कि 1857 का विद्रोह किन किन कारणों से हुआ? उसके राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और सैनिक कारण, सभी का आपको वर्णन करना है। दूसरा, 1857 का विद्रोह की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी, अर्थात विद्रोह का प्रचार करना है। तीसरा, 1857 का विद्रोह क्यों असफल हुआ, इसमें भारतीय क्यों हारे। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह की परिणाम क्या निकले। अगला, विद्रोह का स्वरूप कैसा था। नेक्स्ट प्रश्न, अधिकांश क्षेत्रों में विद्रोहियों ने पुराने शासकों से ही नेतृत्व संभालने का आग्रह क्यों किया। अगला प्रश्न है कि अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों हुआ। मौलवी अहमदुल्ला खां पर एक संक्षेप में नोट लिखे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।